हेलो, वेलकम टू समरसा एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 के साइंस का टॉपिक वर्क एंड एनर्जी का टॉपिक है। उसमें हम पढ़ेंगे आज पोटेंशियल एनर्जी और साथ ही साथ आप देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले कंसेप्ट को भी। इससे पहले हमने देखा था मैकेनिकल एनर्जी के दो टाइप है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया है काइनेटिक एनर्जी पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि पार्ट 1 जिसमें मैंने वर्डन पढ़ाया था वो देखना है, देन काइनेटिक एनर्जी, और फिर जाके आपको शुरू करना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी की। किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर उसके मोशन के कारण एनर्जी आती है तो वो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के दो टाइप, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन के कारण जो एनर्जी आ रही है वो काइनेटिक है। आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली क्या है। तो चलिए फिर टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट में दो चीजों के वजह से बोलो या फिर दो रीजंस के वजह से एनर्जी आ सकती है। अगर उसकी स्पेसिफिक स्टेट अगर आप चेंज करो तो उसमें एक एनर्जी आएगी, या फिर उसकी पोजीशन चेंज कर दो उसमें एनर्जी आएगी। अब ये स्पेसिफिक स्टेट से शुरुआत करते हैं। स्पेसिफिक स्टेट मतलब क्या? बो एंड एरो वाला एग्जांपल इसके लिए ज्यादा सही रहेगा। मान लो ऐसा हमने एक बो लिया, अब इसको एक एरो और उसको हिट करवाने के लिए एक टारगेट भी ले लिया, जे कि इसका एक टारगेट है। अभी जो बो है मतलब जो धनुष है उसको हमने खींचा नहीं है। सो नाउ इट इज इन अ रिलैक्स्ड स्टेट। उसकी स्पेसिफिक स्टेट है फिलहाल रिलैक्स। अगर मैं इस स्ट्रिंग को स्ट्रेच करता हूं इस तरीके से तो ये स्ट्रेच हो जाएगी ऐसी। जैसे मैंने स्ट्रेच किया उसकी स्पेसिफिक स्टेट चेंज हो गई। नाउ इट इज इन अ कंप्लीट टेंशन, या फिर आप बोल सकते हो कि ये पूरा स्ट्रेस में है। तो जो मैंने फोर्स लगाया इस पे, ये वाला, When string of bow is stretched, it is in a specific state. जैसे आप खींचोगे तो वो एक फिर से स्पेसिफिक स्टेट में आ गया। Now it is in stress state. अब जो मैंने इसको स्ट्रिंग को खींचने में फोर्स लगाया उस फोर्स के कारण वर्क हुआ होगा। तो जो इस बो पे वर्क हुआ वो वर्क ही उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। वर्क डन ऑन द बो इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। जो भी मैंने फोर्स लगा के वर्क किया वो उसमें स्टोर हो गया इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब वो बो इसी पोटेंशियल एनर्जी का यूज करेगा इसको आगे फेंकने के लिए। नाउ दिस पोटेंशियल एनर्जी इज देन यूज्ड बाय द बो टू थ्रो ऑफ द एरो। जो आपने वर्क किया वही वर्क उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ। यहां से एक बात ध्यान में रखना, वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी सेम है, या फिर जो भी आप वर्क करोगे वो उसमें स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। फिर उसी पोटेंशियल एनर्जी का वो यूज करेगा इसको फेंकने के लिए या फिर आगे थ्रो करने के लिए। अब ये पोटेंशियल एनर्जी जब यूज में आएगी तब इस एरो को वो थ्रो करेगी टारगेट की ओर। मतलब जो मैंने फोर्स लगा के वर्क डन किया वो वर्क डन स्टोर हुआ इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। उसी पोटेंशियल एनर्जी को यूज किया बो ने उसको थ्रो करने के लिए। मतलब जब वो एरो बाहर जाएगा तब मोशन में आ जाएगा, तो फिर से वर्क डन स्टोर हुआ इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यही पोटेंशियल एनर्जी आगे जाके कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में और ये हमें सिचुएशन मिली। मतलब हमने बो की स्पेसिफिक स्टेट चेंज की तो उसमें एक एनर्जी आई, वही एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है। ये एग्जाम्पल आप रिलेट करवा सकते हो रबर बैंड के साथ। मान लो रबर बैंड नॉर्मल है तो वो रिलैक्स्ड है, आप उसको खींचोगे दोनों एंड से तो उसमें वर्क डन होगा। ऑब्वियसली फोर्स लगा रहे हो दोनों साइड से, तो वर्क डन उसी रबर बैंड में इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। जब भी किसी हाथ से छूटेगा वो तो दूसरे हाथ पे जोर से लगेगा, मतलब जो वो एनर्जी उसमें आ गई वही पोटेंशियल एनर्जी है जो आपने उसमें स्टोर करवाई। रबर बैंड का एग्जाम्पल हो गया, बो एंड एरो का एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल आप स्प्रिंग का दे सकते हो। मान लो नॉर्मल सी एक स्प्रिंग है, अगर मैं स्प्रिंग को कंप्रेस करूं किसी एक पोजीशन से, कुछ मान लो इस तरीके की स्प्रिंग है, एग्जाम्पल ही समझा देता हूं। मान लो ये कुछ इस तरीके की हमने एक स्प्रिंग ली। अगर मैं इसको इस साइड से खींचूं या फिर इस साइड से खींचूं, खींचने से पहले ये रिलैक्स्ड है। अगर आप दोनों एंड से खींचोगे तो उस पे वर्क डन होगा, वही वर्क डन उसमें स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में।
अब आप जैसे ही रिलीज करोगे वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा, मतलब वही पोटेंशियल एनर्जी को यूज करेगा। अब कंप्रेस करके देखो, सेम वही होगा। अभी ये रिलैक्स्ड है, आपके फोर्स लगाने से पुल करोगे तो स्ट्रेच होगा, अगर पुश करोगे तो कंप्रेस होगा। दोनों ही केस में उसमें स्टोर होगी पोटेंशियल एनर्जी। मतलब किसी भी बॉडी के स्पेसिफिक स्टेट को आप चेंज करोगे तो उसमें जो एनर्जी आएगी वही है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। ये तो हो गए स्पेसिफिक स्टेट को लेकर एग्जांपल। अब जरा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं पोजीशन को। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करने से भी जो एनर्जी आएगी वो भी पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये पोजीशन वाले एग्जांपल को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। स्पेसिफिक स्टेट के बाद का टॉपिक है पोजीशन। मान लो ये स्टेयरकेस है, यहाँ पे एक पर्सन है। अब ये पर्सन धीरे धीरे ऊपर जाएगा। अ मैन क्लाइंबिंग अ स्टेयरकेस चेंजेस हिज पोजीशन। अभी वो तो ग्राउंड पे है, अब वो धीरे 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 अपवर्ड स्टेयरकेस चढ़ना शुरू करेगा और फाइनली आपको यहाँ पे आता हुआ दिखेगा। अब वो ग्राउंड से कुछ सर्टन हाइट पे खड़ा हुआ है, मतलब पोजीशन ऑफ द पर्सन गेट्स चेंज, उसकी पोजीशन चेंज हो गई। अब यहाँ पे उसने चलते समय डिस्प्लेसमेंट की, मस्कुलर एनर्जी का यूज करके फोर्स लगाया होगा, फोर्स आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गई, मतलब वर्डन हुआ। जब किसी पर्सन ने स्टेयरकेस को क्लाइंब करना शुरू किया तो उस केस में वर्डन हुआ, वही वर्डन उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। अब वही पोटेंशियल एनर्जी अगर गलती से इसका बैरिकेड अगर इसको ना हो तो ये पर्सन ऊपर से नीचे गिरेगा, वही पोटेंशियल एनर्जी यूज में आएगी उसको नीचे गिराने के लिए। द वर्क डन बाय द मैन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। जब ये चलता गया ऊपर तब इसने वर्क किया, वो वर्क डन ही उसमें स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब यही पोटेंशियल एनर्जी उसको नीचे गिराने में भी मदद करेगी या फिर नीचे गिराएगी। दिस पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द मैन इज यूज्ड टू फॉल डाउन। तो देखो, पर्सन की पोजीशन चेंज होने से उसमें जो एनर्जी स्टोर हुई वो है पोटेंशियल एनर्जी। इसके लिए हम एक और अच्छा और आसान सा एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। अब ये कैसे, तो देखो, मान लो ये एक पानी की कोई टंकी है, 1000 लीटर कैपेसिटी की हो सकती है, लेकिन ये ग्राउंड पे रखी हुई है। सेम कैपेसिटी वाली अगर मैं कुछ हाइट पर रखूं ग्राउंड से, मान लो यहाँ ग्राउंड है और एक ग्राउंड से कुछ ऊपर हाइट पे मैंने रखी, दोनों वाटर टैंक सेम कैपेसिटी के हैं, लेकिन एक जमीन पर रखी हुई है, एक जमीन से कुछ डिस्टेंस पे रखी है। अगर मैं इसको नल का कनेक्शन दूं और इसको नल का कनेक्शन दूं, नल के डायमेंशन मतलब पाइप की साइज अगर मैं सेम रखूं तो मुझे यहाँ पर नल का प्रेशर कम मिलेगा, इस केस में नल का प्रेशर ज्यादा मिलेगा। अब हुआ क्या, वाटर टैंक की साइज तो सेम थी, जो नल का कनेक्शन दिया वो भी सेम डायमेंशन का था, लेकिन एक वाटर टैंक ग्राउंड पर थी, इसमें जो वाटर था उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कम थी। जैसे ही उस टैंक को मैं ग्राउंड से कुछ हाइट पर रखने गया तो उसमें हो गया वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। इसीलिए पानी की टंकी हमारे घर के टेरेस पे हम रखते हैं ताकि उसमें ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो पाए और हमारे घर में जो नल का कनेक्शन आया उसमें प्रेशर ज्यादा आया। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को आप चेंज करोगे तो वहां पे वर्क डन होगा और वही वर्क डन उसमें स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अब सिंपल सा कंसेप्ट है, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव एनर्जी। एक ऑब्जेक्ट एनर्जी उसमें हो सकती है बिकॉज ऑफ, या तो उसके स्पेसिफिक स्टेट के कारण या तो पोजीशन के कारण। एन ऑब्जेक्ट कैन हैव एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट और पोजीशन। तो जो भी उसमें एनर्जी होगी इन दो रीजंस की वजह से, इन दो फैक्टर्स की वजह से, उसी एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट, या बोलेंगे और इट्स पोजीशन, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट उसमें एनर्जी हो सकती है, उसके दो रीजन हो सकते हैं, एक तो उसकी स्पेसिफिक स्टेट और दूसरा है पोजीशन। इन दो फैक्टर की वजह से उसमें जो एनर्जी आएगी वही है पोटेंशियल एनर्जी। चलो अब जाते हैं साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट में स्टोर होने वाली एनर्जी, द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट और पोजीशन, दोनों लिखो या दो में से कोई एक लिखा तो भी तो करेक्ट ही है, इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। दोनों फैक्टर को मेंशन करना सबसे बेटर आंसर देने की टेक्निक हो गई।
किसी एक को लिखा तो भी उसमें पोटेंशियल एनर्जी तो है, लेकिन सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगा जब हम दोनों चीजें मेंशन करेंगे। द एनर्जी इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट और पोजीशन इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके स्पेसिफिक स्टेट के कारण वो रिलैक्स होना, टेंस होना, स्ट्रेस में आना, कॉम्प्रेस होना, उसके स्टेट को बदलने के कारण या उसको जमीन से ऊपर या नीचे करना, मतलब उसकी पोजीशन को चेंज करने के कारण जो एनर्जी आएगी वो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये था सिंपल सा टॉपिक हमारा पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसका क्या एक्सप्रेशन है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलो एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाते हैं। कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे एक सिचुएशन है, चलो एक एग्जांपल से शुरू करते हैं, फिर जाते हैं हमारे एक्सप्रेशन पे। मान लो इस पर्सन के नीचे मैं ऐसा बैठ जाऊं और इसको बोलूं कि मेरे सर पे आपको बॉल ड्रॉप करना है, तो अगर मैं यहाँ पर नीचे बैठा हूं, ये हाथ से ड्रॉप करेगा तो मुझे यहाँ पे सर पे लगेगा, लेकिन थोड़ा कम तकलीफ होगी। वही सेम बॉल अगर मैं इसको दूं और ये बिल्डिंग के ग्राउंड के नीचे यहाँ पे बैठूं और इसको बोलूं कि ड्रॉप करना है आपको बॉल, तो वो बॉल जब ड्रॉप होगा तब सर पे मुझे ज्यादा मार लगेगी। मतलब बॉल सेम, बैठने वाला सेम, मान लो फेंकने वाला भी सेम ही है, इसी को ऊपर भेज के इससे बॉल फेंकवाया, उस केस में भी इस सिचुएशन में मुझे तकलीफ ज्यादा होगी। इसका रीजन एक है कि बॉल जब यहां था तो उसकी पोजीशन अलग थी, उसमें पोटेंशियल एनर्जी अलग थी। जैसे ही बॉल एक सर्टेन हाइट पे चला गया उसकी पोजीशन चेंज हो गई, उसमें एनर्जी ज्यादा स्टोर हो गई, उसके कारण यहां पे इंपैक्ट मुझे ज्यादा दिखा। तो चलो अब एक्सप्रेशन की तरफ जाते हैं कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे हाइट के बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही। तो आते हैं इस एग्जाम्पल पे। मान लो फिर से शुरू करता हूं, ये जो बॉल था ये फर्स्ट इस पर्सन के हाथ में था, उसने इस बॉल को थ्रो किया उसके पास। मतलब ग्राउंड से काउंट करना, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी को हमेशा ग्राउंड लेवल से हमें चेक करना होता है। तो ग्राउंड लेवल से ये बॉल एक एच हाइट पे है। अभी हमने 5 मिनट पहले डिस्कस किया है कि वर्क डन, मतलब जो वर्क डन होगा वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगा, वर्क डन का फॉर्मूला फाइंड करूंगा, सबसे पहले लिखूंगा, और वर्क डन ही तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, तो जितना वर्क डन होगा उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हम फाइंड आउट करेंगे वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स के लिए हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मतलब लॉज ऑफ मोशन लेसन में न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ा था, F इज इक्वल टू ma। तो देखो वर्क डन ही स्टोर होने वाला है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, तो वर्क डन को ही हम चेंज करके पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। फिर आते हैं इक्वल टू के सिंबल पे। अब हमने न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था, F इज इक्वल टू ma। तो मैं जो ये फोर्स है, मतलब जो F है, उस F के जगह पर ये ma लिखने वाला हूँ। इक्वल टू आ जाएगा, फिर F के जगह पे आएगा ma इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब उसी लेसन में डिस्प्लेसमेंट के लिए हम S यूज कर रहे थे। तो बॉल ग्राउंड से ऊपर तक गया, तो ग्राउंड से ऊपर तक जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो ही H के बराबर हुई। मतलब यहां से बॉल जब ऊपर गया तो यही S है, और उसी को हमने यहाँ पे हाइट के वजह से H लिया। तो डिस्प्लेसमेंट के जगह पर मैं H लिख सकता, आप S लिख सकते हो, फिर उस S को H में कन्वर्ट कर दो, या फिर डायरेक्टली H लिख दो। डिस्प्लेसमेंट के जगह पे मैं लिखने वाला हूं H। तो डिस्प्लेसमेंट यही है ना, डिस्प्लेसमेंट इज द हाइट टू विच बॉल वॉज थ्रोन। तो यहां से ऊपर तक बॉल चला गया, यही है उसकी डिस्प्लेसमेंट, उसी को हमने लिखा है H। अब ये जब बॉल नीचे गिरेगा या ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो बॉल में आएगा वो बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ अर्थ आएगा। तो ये A को हम हटाकर वहां पे G लिखेंगे, बिकॉज एक्सेलरेशन इज नॉर्मल, सॉरी एक्सेलरेशन जो प्रेजेंट है यहाँ पे वो ड्यू टू ग्रेविटी है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो वो A हटाएंगे, एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी, हेंस A के जगह पे आ जाएगा G। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होकर ma के जगह पे आएगा mg। पोटेंशियल एनर्जी का एक नया रिलेशन मुझे मिला है mgh। यहां पर m मतलब उस ऑब्जेक्ट का मास है, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। दिया है तो जितना g दिया है उतना लिखना है, हर प्लैनेट पे ये चेंज होता है, ये क्लास 10 में हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहां पे अगर आपको g अगर दिया नहीं है किसी न्यूमेरिकल में, तो आप सिंपली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसको ले सकते हो। फिर mgh में है जो h है वो है ग्राउंड से, ध्यान रखना ग्राउंड से किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट बोलो या फिर आप बोल सकते हो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बना हमारा mgh। अब देखो
कुछ मैं एग्जांपल्स यहाँ पर देने वाला हूँ। अगर आपने काइनेटिक एनर्जी वाला वीडियो देखा है तो ये 100% आपको आंसर इसके देते आएंगे। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एनर्जी, तो अब तक हमने दो एनर्जी तो पढ़ ली, काइनेटिक और पोटेंशियल। मोशन के कारण होने वाली एनर्जी है काइनेटिक, और स्पेसिफिक स्टेट या पोजीशन के कारण जो एनर्जी आएगी वो है पोटेंशियल। तो कुछ एग्जांपल्स आएंगे, कुछ सिचुएशंस आएंगी, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी एनर्जी काइनेटिक है, कौन सी पोटेंशियल है। तो अभी दो एनर्जी के एग्जांपल्स आएंगे। फर्स्ट एग्जांपल है एक कार का जो कि मूव कर रही थी इस एंड से उस एंड की तरफ, अ मूविंग कार। तो शब्द में ही तो क्लियर है, मूविंग मतलब मोशन में है कार। अब अगर कार मोशन में है तो मोशन के वजह से जो एनर्जी होगी वो तो काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। तो इस वाले एग्जांपल में जो एनर्जी इस कार में थी वो थी काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट कार। चलो बढ़ते हैं सेकेंड एग्जांपल की तरफ। एक तो इसका पहले एक्सप्लेनेशन समझ लो, एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन या फिर एनर्जी ड्यू टू मोशन, सो हेंस इट इज काइनेटिक एनर्जी। अगला एग्जांपल, अब तो ये पढ़ाते समय ही आ गया था पोटेंशियल एनर्जी, तो क्लियर ही हो गया होगा कि पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल है। बॉय स्टैंडिंग ऑन अ बिल्डिंग, एक लड़का एक बिल्डिंग पे खड़ा है, तो देखो वो तो h हाइट पे है, बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन उसमें जो एनर्जी है, तो खड़ा है तो मोशन में तो है नहीं, काइनेटिक एनर्जी तो रहेगी नहीं। लेकिन वो ग्राउंड से एक सर्टन हाइट पे खड़ा होने के कारण उसकी पोजीशन में जो बदलाव आ गया उसके कारण उसमें जो एनर्जी होगी उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, उसकी ग्राउंड से कुछ पोजीशन हमने चेंज कर दी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। एक स्प्रिंग है, फिलहाल तो वो रिलैक्स्ड है, उसको कॉम्प्रेस नहीं किया, लेकिन अगर मैं उसको दोनों हाथों से अगर प्रेस करूं कुछ इस तरह, तो अब मैंने स्प्रिंग को कॉम्प्रेस कर दिया, मतलब अब वो उसके इनिशियल स्टेट में है नहीं, मैंने उसकी स्टेट चेंज कर दी, मतलब मैंने उसके स्पेसिफिक स्टेट को चेंज ही कर दिया। तो उसमें जो एनर्जी आएगी स्टेट और पोजीशन के कारण वाली एनर्जी पोटेंशियल है। तो इसकी आपने स्पेसिफिक स्टेट यानी स्टेट ही चेंज कर दी, पहले रिलैक्स थी अब कॉम्प्रेस हो गई, तो स्टेट चेंज होने के कारण जो एनर्जी आई वो है पोटेंशियल एनर्जी। इस केस में एनर्जी ड्यू टू स्पेसिफिक स्टेट, वो चेंज हो गई, पहले थी रिलैक्स अब हमने कर दी कॉम्प्रेस। अगले एग्जाम्पल पे आते, फ्लाइंग एयरप्लेन, यहां पे ध्यान देना, ये एग्जाम्पल आपको कंफ्यूज कर सकता। फ्लाइंग एयरप्लेन, फ्लाइंग मतलब कि वो तो मोशन में है, तो एक बात तो क्लियर है, जब जब मोशन आएगी तब तो काइनेटिक एनर्जी है ही। लेकिन अब यहाँ पे एक ट्विस्ट ऐसा है कि ये प्लेन ग्राउंड से कुछ ऊंचाई पे भी उड़ रहा है, मतलब इस प्लेन वाले एग्जाम्पल में वो फ्लाइंग मतलब वो मोशन में है लेकिन ग्राउंड से भी कुछ ऊंचाई पे है, तो हाइट पे भी है, वो पोजीशन भी चेंज हो गई। तो इस प्लेन में ये दोनों एनर्जीज आपको दिखेगी एक ही एग्जाम्पल में, पोटेंशियल एज वेल एज काइनेटिक। ध्यान से सुनना, इस वाले केस में दोनों एनर्जी आपको दिख रही है। ऐसा क्यों हुआ? तो ये प्लेन फ्लाई कर रहा है मतलब ये मोशन में है, तो काइनेटिक को तो आना ही था। अब ये ग्राउंड से भी कुछ ऊंचाई पे है, मतलब पोजीशन भी चेंज हो रही है, तो पोजीशन के कारण तो एनर्जी पोटेंशियल है, मतलब यहाँ पे ये मोशन में भी है और इसकी पोजीशन भी चेंज हो गई ग्राउंड से, इसमें पोटेंशियल काइनेटिक दोनों एनर्जी मिलेगी। एनर्जी ड्यू टू पोजीशन प्लस मोशन, ग्राउंड से ऊपर होने के कारण पोटेंशियल आ गई, मोशन में होने के कारण काइनेटिक एनर्जी आ गई। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो मोशन वाले क्वेश्चंस को। अगला जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ या स्टेटमेंट तो एक ही है, लेकिन समझाने के लिए मैंने इसको 3 हिस्सों में ब्रेक किया है। ध्यान से सुनना। फर्स्ट पॉइंट क्या है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ना एनर्जी बनाई जा सकती ना खत्म की जा सकती। तो ये जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने को देखते तो ये थोड़ा सा हमें लगता है कि गलत है। देखो कैसे, मान लो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करते, तो किसी ना किसी पावर प्लांट में तो इसको बनाया गया ही होगा, कोयला जलाकर बोलो, न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से बोलो या डैम की मदद से बोलो, तो वहां पे तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना ही रहे हैं। तो ये सेंटेंस हमें जो दिखता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये प्रैक्टिकल लाइफ में लगता है कि गलत है, लेकिन ये जरा सा भी गलत नहीं है। एक्चुअल में किसी भी पावर प्लांट में जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है तो एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी के फॉर्म में सिर्फ वहां पे कन्वर्ट किया जाता है, टेक्निकली वहां पे एनर्जी बनती भी नहीं है। सो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैं आगे जाके समझाने ही वाला हूं कि एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम हैं, इसका स्टेटमेंट एक ही स्टेटमेंट है, बस समझाने के लिए मैंने 3 पॉइंट में ब्रेक किया है। पहला पॉइंट कि एनर्जी ना बनाई जा सकती ना खत्म की जा सकती।
दूसरा, लेकिन उसको कन्वर्ट किया जा सकता, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप लेकर जा सकते। ऐसा जब भी हम करते, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लेके जाते, मतलब एक फॉर्म का एनर्जी को कन्वर्ट करके दूसरे में लेके जा रहे, लेकिन टोटल एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होती। उसका लास्ट पॉइंट, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। अब आपको करना क्या है, जब भी पूछा जाए एग्जाम में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बस ये 3 सेंटेंस को कंपाइल करना है। अब स्टेटमेंट सुन लो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, but it can be converted from one form of energy to another form, but total energy in the universe always remains constant। अब हम समझेंगे कि एनर्जी कन्वर्ट कैसे होती, बनती क्यों नहीं और ख़त्म क्यों नहीं की जा सकती। चलो बात है एग्जाम्पल्स ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरफ। लेट अस सी वेदर दीज लॉ आर सेटिस्फाइड इन डे टू डे लाइफ। ये हमारे जो रोज़मर्रा की लाइफ है उसमें सच में फॉलो होता क्या सच में एनर्जी नहीं बनती, सच में ख़त्म नहीं की जा सकती? चलो कुछ एग्जाम्पल की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपको ये एग्जाम्पल डिस्कस होने के बाद क्लियरली आइडिया आ जाएगी कि कैसे एनर्जी बन तो नहीं रही लेकिन कन्वर्ट हो रही है। फर्स्ट एग्जाम्पल देख लो सन का। अब सन पे एक्चुअल में होता क्या है, तो सन पे हाइड्रोजन और हेलियम का न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। उस न्यूक्लियर रिएक्शन से हमें मिलती है हीट प्लस लाइट। वो हीट प्लस लाइट एक एनर्जी का ही फॉर्म है, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी। वो कन्वर्ट होती है हमारे डे टू डे लाइफ में। प्लांट कन्वर्ट करते हैं उसको फूड एनर्जी में या फिर एनर्जी में, वो उसको हम कंज्यूम करते हैं। यही एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है हमारे अर्थ पे। चलो फिर से शुरू करते हैं एग्जाम्पल को। सन इज द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे बड़ा नेचुरली एनर्जी का सोर्स है सन। सन पे होता है हाइड्रोजन हेलियम की रिएक्शन, उससे हमें मिलती है लाइट प्लस हीट। अब ये कन्वर्ट कैसे होती वो समझना है। सन से मिली हमें लाइट प्लस हीट, ये फिर अलग अलग चीज़ें अपने अपने हिसाब से इसको कन्वर्ट करते। एक बेसिक तौर पे बोलूँ तो मान लो मेरे घर के ऊपर अगर मैं सोलर पैनल बैठा दूँ, तो वो जो सन से मुझे सनलाइट मिल रही है, सोलर एनर्जी या फिर लाइट एनर्जी बोल सकते हैं आप, उसको वो सोलर प्लेट कन्वर्ट करके देगी मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। या फिर अगर मान लो मैंने सोलर पैनल से सोलर वाटर हीटर ऊपर बिठा के रखा है, तो जो सन से मुझे हीट मिलेगी, उस हीट को, उस सनलाइट को कन्वर्ट कर लेगा वो वाटर हीटर पानी को गर्म करने के लिए, मतलब हीट में। तो हम ऐसे अलग अलग एनर्जी को अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट ही सिर्फ करते, क्रिएट नहीं करते हम। सन ने तो उस एनर्जी को हमारे पास भेजा, हमने बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। चलो अब देखते हैं सन के पास इनिशियली कौन सी एनर्जी है। देखो, डज सन्स एनर्जी गेट कन्वर्टेड? सन से मिलने वाली एनर्जी कन्वर्ट होती है क्या? अभी 2 एग्जाम्पल में बताया मैंने कि हाँ ये तो कन्वर्ट हो सकती, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो सन के पास इनिशियली एनर्जी है कौन सी और हम उसको कन्वर्ट करते कौन सी? देखो, इसके पास होती है न्यूक्लियर रिएक्शन, मतलब उसके पास है न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रोजन प्लस हेलियम के कारण जो इनिशियल एनर्जी मिलती। अब इनिशियल एनर्जी तो सन के पास है, न्यूक्लियर एनर्जी, वो कन्वर्ट होने वाली है अलग अलग एनर्जी में, तो फाइनल एनर्जी भी हमें कुछ ना कुछ मिलेगी। तो अब देखो एनर्जी कैसे कन्वर्ट हो रही। न्यूक्लियर एनर्जी है सन के पास, इनिशियली उसके पास है न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रोजन हेलियम की रिएक्शन, उसके कारण उस पर डेवलप होती है बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट। वही हीट हमें मिलती है लाइट और हीट दोनों के फॉर्म में। तो बेसिकली सन के पास है न्यूक्लियर एनर्जी, ये जाकर कन्वर्ट होती है फाइनली, धीरे धीरे ये एनर्जी पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी और आपको मिलेगी लाइट प्लस हीट। मतलब सन के पास जो एनर्जी थी न्यूक्लियर एनर्जी, वो सिर्फ कन्वर्ट हो गई और हम तक आई कौन से फॉर्म में? हीट और लाइट एनर्जी के फॉर्म में। मतलब ये बनी नहीं, ये सिंपली कन्वर्ट हुई न्यूक्लियर टू हीट एंड लाइट। और एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, अब देखो ये मान लो ये पेंडुलम है, ये हो गई आपकी स्ट्रिंग, इसको बोला जाता है बॉब। ये है उसकी मान लो इनिशियल पोजीशन। अब अगर मैं इसको स्ट्रेच ऐसा पकड़कर इस साइड में खींच लूँ यहाँ तक, व्हेन द बॉब इज पुल असाइड टू पॉइंट बी, ये बी पॉइंट तक मैं इसको खींचूँ और उसको छोड़ दूँ, तो अब ये स्विंगिंग स्टार्ट कर देगा। तो वो देखो मैंने यहाँ था पहले, मैंने बी तक लेके गया, अब छोड़ दिया, तो पहले तो ए पे आएगा, फिर और आगे जाएगा, मान लो यहाँ कहीं तो भी आएगा, तो सी पॉइंट अगर मैं मानूँ तो सी पे आएगा, थोड़ा रुकेगा, फिर से जाएगा, यहाँ तक आएगा, फिर से ऐसा ऐसा चलता रहेगा। अगर ग्रेविटी ना होती और एयर रेजिस्टेंस ना होता तो उसकी मोशन कभी भी नहीं रुकती।
अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का जो लॉ था, लॉ ऑफ इनर्शिया, एक बॉडी उसकी मोशन को कंटिन्यू करेगा अंटिल द अनबैलेंस फोर्स कम्स इन कांटेक्ट। तो देखो अब अगर यहाँ पे ग्रेविटी ना होती और एयर रेजिस्टेंस ना होता तो इसको रोकने वाला कोई ना होता, वो चलते रहता कॉन्स्टेंटली। ये फ्रिक्शन होता थोड़ा बहुत, लेकिन अगर ये सब चीज़ें मैं हटा दूँ तो उसकी मोशन को रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन हम प्रैक्टिकल लाइफ में जब देखते तो इसको छोड़ दिया तो ये थोड़ा घूमेगा, स्विंगिंग करेगा और फिर धीरे धीरे स्लो डाउन होकर रुकेगा। उसको रोकने वाले बहुत से फैक्टर्स हैं यहाँ पे। एक तो स्ट्रिंग वो सीलिंग के साथ फ्रिक्शन करेगी, वो एक फैक्टर हो गया। अर्थ की ग्रेविटी इसको कॉन्स्टेंटली अपनी तरफ खींचेगी, ये दूसरा हो गया। थर्ड, जो भी इस एरिया में जो भी एयर होगी उस एयर का भी इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, वो जाके इसको रुकाएगी। तो चलो अब टॉपिक के बारे में ही डिस्कस करते हैं। इस बॉब को मैंने मान लो यहाँ तक पुल किया और यहाँ से मैंने उसको छोड़ दिया, तो वो फिर से ए पे आएगा, फिर सी पे जाएगा। अब वो जो सी पे गया at position B and C, it has only potential energy। अब ये समझना है कि ये एक्चुअल में क्या है। जब A पे था, मान लो A ही ग्राउंड है, अब A पे था, A ही ग्राउंड है, तो ग्राउंड से उसकी वैल्यू हो गई 0, तो H हो गया 0। H 0 हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी वाला फॉर्मूला था mgh। अब उसमें अगर आप H के जगह पे 0 रखोगे तो वो तो सीधा सीधा 0 वैल्यू दे देगा। मतलब इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी तो 0 मिली मुझे। अब ये यहाँ से खींचा आपने यहाँ तक, तो ये यहाँ पे रुकेगा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, बहुत माइनर टाइम के लिए रुकेगा, फिर चला जाएगा। रुक गया वो, मतलब उसकी वेलोसिटी वहाँ पे मोशन हो गई 0। आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। तो ये जब बॉब आप यहाँ पे लाओगे, यहाँ पे वो थोड़ा सा रुक कर आगे जाएगा, फिर यहाँ रुकेगा, फिर इधर आएगा, फिर यहाँ रुकेगा, फिर उधर जाएगा। तो रुक रहा है, वहाँ पे उसकी वेलोसिटी हो रही है 0। तो अगर वेलोसिटी ही नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। तो इस वाले पॉइंट पे वहाँ पे 0 काइनेटिक एनर्जी है। तो अब अगर काइनेटिक एनर्जी 0 है तो पूरी की पूरी एनर्जी एक ही हो सकती है, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर यहाँ पे है 100% पोटेंशियल एनर्जी और 0 काइनेटिक। जैसे जैसे ये नीचे 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 जाएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे उसकी ग्राउंड से हाइट तो 0 मान लेंगे हम। तो यहाँ पे उसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी काइनेटिक में। अब आगे जब जाएगा वो, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, काइनेटिक 100% हो गई। अब ये वापस आगे जाएगा। अब धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। जब वो यहाँ पे आएगा, वो यहाँ रुकेगा, मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी 100%। तो देखो क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ थी 100%, काइनेटिक 0, यहाँ आते आते पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक 100%, फिर से आगे गया, काइनेटिक एनर्जी 0 एंड पोटेंशियल एनर्जी 100%। तो ये जो दो पॉइंट है, एक्सट्रीम्स बोला जाता है इनको, बी और सी को कहते हैं हम एक्सट्रीम्स ऑफ दैट मोशन। तो यहाँ पे एक्सट्रीम पे पोटेंशियल ही होगी, काइनेटिक 0 होगी। इस एक्सट्रीम पे भी सेम पोटेंशियल एनर्जी ही रहेगी, काइनेटिक 0 होगी। इस वाले पोजीशन पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल 0 होगी। मतलब जब जब ये उधर जाए 100% पोटेंशियल 0 काइनेटिक, जैसे यहाँ आएगा 0 पोटेंशियल 100% काइनेटिक, आगे फिर से जाएगा 0 काइनेटिक 100% पोटेंशियल। मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसेस हो रही है, पोटेंशियल कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक में, काइनेटिक कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल एनर्जी में। ना एनर्जी बन रही है, ना एनर्जी यहाँ पे खत्म हो रही है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। अभी 100% 0% को आप अगर ऐड करोगे तो यहाँ आपको 100% पोटेंशियल 0% काइनेटिक ऐड कर लो, दोनों की एडिशन हो जाएगी 100। फिर यहाँ आओ, 0% पोटेंशियल 100% काइनेटिक, दोनों की एडिशन फिर से 100 ही होगी। यहाँ आओ, पोटेंशियल एनर्जी 100%, काइनेटिक एनर्जी 0%, एडिशन करो 100% ही होगी। मतलब यहाँ पोटेंशियल कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में यहाँ तक। अब पूरी पोटेंशियल कन्वर्ट हो चुकी काइनेटिक में, अब काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती जा रही पोटेंशियल में, यहाँ पे पूरी काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो चुकी। ये जर्नी फिर से शुरू रहेगी। ये सिर्फ पोटेंशियल टू काइनेटिक, काइनेटिक टू पोटेंशियल कन्वर्ट हो रहा, लेकिन टोटल एनर्जी जरा सी भी चेंज नहीं हो रही। दूसरी बात, B to A क्या हुआ, ध्यान से समझो। पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक, A से C तक क्या हो रहा, काइनेटिक एनर्जी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। अगेन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी फिर से काइनेटिक में, फिर काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी पोटेंशियल में, फिर पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। ऐसी रहेगी इसकी जर्नी कन्वर्जन ऑफ एनर्जी की।
पोजीशन बी और सी में एट पोजीशंस बी एंड सी इट हैज ओनली पोटेंशियल एनर्जी, बी सी में सिर्फ पोटेंशियल रहेगी, इसका मतलब सिंपल है, काइनेटिक वहां पे जीरो होगी। ए पोजीशन पे क्या होगा, ओनली काइनेटिक एनर्जी, मतलब 100% यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो हो क्या रहा, पोटेंशियल टू काइनेटिक, काइनेटिक टू पोटेंशियल, पोटेंशियल टू काइनेटिक, काइनेटिक टू पोटेंशियल, मतलब सिर्फ एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। ये एग्जाम्पल था सिंपल पेंडुलम का। पहला वाला देखा हमने सन का, दूसरा वाला देखा पेंडुलम का। तो ये जब ये स्विंग करेगा, ये एक फॉर्म के एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता चलेगा। वही हमने अभी डिस्कस किया। फिर से समझ लो, हियर पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी, जो अभी हमने देखा। फिर से एक बार बता देता हूं, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है पूरी, काइनेटिक जीरो है। अब ये पोटेंशियल कन्वर्ट होती जाएगी काइनेटिक में, पूरी तरीके से पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो चुकी। यहाँ पे काइनेटिक 100% हो गई, पोटेंशियल जीरो। अब फिर से बॉब आगे जाएगा तो वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी पोटेंशियल में। यहाँ आते आते पूरी काइनेटिक एनर्जी पूरी तरीके से पोटेंशियल में कन्वर्ट हो चुकी। यहाँ पे काइनेटिक जीरो बन गई, पोटेंशियल 100% हो गई। ये ही वो पॉइंट है। नो न्यू एनर्जी इज क्रिएटेड, इस दरमियान कोई भी नई एनर्जी बनी नहीं। Energy neither be created nor be destroyed, but one form of energy is getting converted into another form. अब टोटल एनर्जी कभी भी नहीं चेंज होगी। आगे इसी का एक हमें एक्सप्रेशन भी दिया है, वो हम फ्री फॉल वाले कंसेप्ट में उसको मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ। टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। एक और एग्जांपल ले लेंगे। इस वाले एग्जांपल में एक एनर्जी दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होगी। ध्यान देना, पुलिंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम द वेल, हम कुएं से पानी निकाल रहे हैं बकेट की मदद से, देखते हैं कौन सी एनर्जी कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हुई। अब ये पानी जब हम खींचेंगे तो कुछ इस तरीके से आप उसको पुल करोगे। व्हाट इज द इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी, तो ध्यान देंगे इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी क्या। इनिशियल एनर्जी क्या हो सकती, फाइनल एनर्जी क्या हो सकती, हमें बताना है। जब भी आप बकेट को पुल करोगे तो आपको मस्कुलर फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब मस्कुलर एनर्जी का आप यूज करोगे। तो इनिशियल एनर्जी होगी यहाँ पे ऑब्वियसली मस्कुलर एनर्जी। अब वो बकेट एकदम बॉटम में थी पहले, सबसे पहले धीरे धीरे ऊपर आ रही है। ध्यान से सुनो, धीरे धीरे ऊपर आ रही है, पोजीशन चेंज कर रही है बकेट हमारी। तो हमने पढ़ा है स्टेट और पोजीशन के कारण जो एनर्जी होगी उसी को पोटेंशियल कहा जाता है। तो जब आप बकेट को ऊपर खींचोगे वो मस्कुलर एनर्जी कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। So here is the conversion of energy, muscular energy into potential energy। अब तक हमने डिस्कस किए 3 एग्जाम्पल। अब चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। बैटरी का यूज हम बहुत ही जगह करते हैं। ये सेल हमारे घड़ी में या फिर वॉल क्लॉक है उसमें यूज करते हैं, या टीवी के रिमोट में, या आप सबसे ज्यादा जिसके हम कांटेक्ट में हैं मोबाइल के बारे में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो कोई भी बैटरी हमें लेनी है, ये बैटरी है, इस पे जब हम बल्ब लगाएंगे तो वो ग्लो होना शुरू हो जाएगा, मतलब एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो बैटरी में एक्चुअल में होता क्या है, तो बैटरी में होती है केमिकल एनर्जी, वो जाके आपको मिलेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बल्ब कन्वर्ट कर देगा लाइट एनर्जी में। मतलब केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल टू लाइट, या फिर लाइट के साथ साथ हीट, क्योंकि ये बल्ब गर्म भी तो होगा ही, हीट एनर्जी भी देगा। सो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। चलो यहाँ पे इनिशियल एनर्जी देखते हैं कौन सी है, फिर फाइनली काय में कन्वर्ट हो गई। यूजेस ऑफ बैटरी कन्वर्ट्स एनर्जी इन विच फॉर्म। तो देखो इनिशियल एनर्जी क्या हो सकती, फाइनल एनर्जी क्या हो सकती। इनिशियली बैटरी में ग्राफाइट की पाउडर, लाइनिंग या फिर एसिड्स जो भी होगा वो केमिकल है, मतलब केमिकल एनर्जी है ये इनिशियल एनर्जी है केमिकल एनर्जी। ये जाके कन्वर्ट होगी फाइनली इलेक्ट्रिसिटी या लाइट या हीट, तीनों भी दे सकते हैं आप। फाइनली हमें मिलेंगे रिजल्ट्स क्या क्या, तो फाइनली आपका वो बल्ब ग्लो होगा तो आपको लाइट मिलेगा, वो गर्म होगा तो फिर हीट, और बेसिकली आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी लिख सकते हैं। सो केमिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ साथ बहुत सी चीजें मिलती, हीट, लाइट एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमने देखा केमिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर केमिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लाइट, या फिर केमिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। नो न्यू एनर्जी इज प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस, कोई नई एनर्जी नहीं बनी। इसी एग्जाम्पल को रिवर्स करके देखे तो चार्जिंग बैटरी। अब बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी लेने के बजाय उसको चार्ज करो, मान लो डिस्चार्ज होगी पूरी तरीके से, तो जो प्रोसेस अभी हुई जस्ट उसके उल्टा होगा। आपने मोबाइल को चार्जिंग को लगाया तो क्या होगा,
प्लग से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका एडाप्टर कन्वर्ट करेगा और मोबाइल को चार्ज करेगा, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इनिशियली, वो जाके कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में, फिर बैटरी चार्ज होने के बाद उसी केमिकल को हम वापस से यूज करेंगे एज ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चार्जिंग ऑफ बैटरी कन्वर्ट्स एनर्जी इन विच फॉर्म, तो ये सिंपल है, इनिशियल है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी और फाइनली आपको मिलेगी केमिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ना एनर्जी बनाई जा सकती ना एनर्जी खत्म की जा सकती। ये सारे एग्जाम्पल से आपने समझा, और सिर्फ एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट होते रहती। यही है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्री फॉल, फिर न्यूमेरिकल भी देखेंगे धीरे धीरे,